अकबर, बीरबल और गांव की चोरी का रहस्य। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची खिड़कियों से होकर दरबार की दीवारों पर पड़ रही थी। दीवान खास में सम्राट अकबर अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की पंक्तियां लगी थी। किसी के हाथ में फरियाद, किसी के चेहरे पर उत्सुकता। दरबार की एक ओर खड़े थे बीरबल, शांत, मुस्कराते हुए, हमेशा की तरह समझदार और निरीक्षक। तभी दरबार में अचानक एक हड़कंप मच गया। दरवाजे पर एक थकाहारा आदमी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े धूल से सने थे। चेहरे पर डर और थकान झलक रही थी। पहरेदारों ने उसे रोका, पर अकबर ने संकेत किया, उसे अंदर आने दो। वो आदमी घुटनों के बल गिर गया और बोला, हुजूर, मैं आगरा के पास के गांव सुल्तानपुर से आया हूं। हमारे गांव में पिछले 3 रातों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। हर रात किसी न किसी के घर से कीमती चीजें चोरी हो रही हैं, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। अकबर ने थोड़ा झुककर पूछा, कोई सुराग नहीं? न पैर के निशान, न ताला टूटा, न दरवाजा खुला? गांव वाला बोला, जी हुजूर, यही तो अजीब बात है। सब कुछ जैसे अपने आप गायब हो जाता है। न दरवाजा टूटता है, न कोई जागता है। बस सुबह चीजें गायब मिलती है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी हंसने लगे। लगता है गांव वाले किसी जिन्न या भूत का किस्सा बना रहे हैं। पर अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां रहस्य होता है वहां किसी की चाल भी होती है हुजूर। मेरा मानना है कि ये काम किसी बहुत चालाक इंसान का है, न कि भूत या जिन्न का। अकबर बोले, तो फिर बीरबल, तुम्हें यह रहस्य सुलझाना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा, जहां पनाह। अगली सुबह बीरबल ने कुछ सैनिकों और अपने विश्वसनीय सहायक गोपाल के साथ सुल्तानपुर गांव की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता काफी लंबा था। धूल भरी पगडंडियां, खेतों में काम करते किसान और दूर पहाड़ियों के पीछे ढलता सूरज। शाम होते होते वे गांव पहुंचे। गांव का माहौल अजीब था। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे। बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते थे। हर चेहरा डरा हुआ लग रहा था। गांव के मुखिया रामदीन ने बीरबल का स्वागत किया। बीरबल जी, आपने आने की कृपा की। भगवान आपका भला करे। हम सब तो डर के साए में जी रहे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं यहां हूं कुछ गलत नहीं होगा। अब मुझे बताओ, क्या क्या चोरी हुआ है? रामदीन ने बताया, पहली रात पंडित के घर से चांदी की मूर्ति गई। दूसरी रात किसान हरिराम के घर से गेहूं की बोरी। और तीसरी रात तो सरपंच की पत्नी के गहने तक गायब हो गए। बीरबल ने पूछा, और चोरी हर रात एक ही समय होती है? जी, आधी रात को। बीरबल ने चारों ओर देखा। मिट्टी के घर, छप्पर की छतें, एक तरफ तालाब, दूसरी तरफ बगीचा। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन बीरबल के मन में कई सवाल उठ रहे थे। रात हुई। चांदनी गांव पर बिखर गई। चारों ओर सन्नाटा था। बीरबल ने सैनिकों को कहा, सभी लोग अपने अपने स्थान पर चौकसी रखें। कोई आवाज न करे। मैं खुद देखना चाहता हूं कि ये चोरी कैसे होती है। बीरबल ने एक अंधेरे कोने में छिपकर निगरानी शुरू की। धीरे धीरे आधी रात हुई। सब तरफ सन्नाटा। तभी बाड़े के पीछे कुछ सरसराहट हुई। बीरबल ने ध्यान से देखा। छाया सी एक आकृति धीरे धीरे एक घर के पास पहुंची और कुछ देर बाद वापस अंधेरे में गायब हो गई। सुबह जब लोग जागे तो फिर वही हुआ। उस घर से अनाज की एक बोरी गायब थी। बीरबल ने ध्यान से जमीन देखी। मिट्टी में बहुत हल्के निशान थे, जैसे किसी ने कपड़े लपेटकर पैर रखे हों। चोर चालाक है, बीरबल बुदबुदाए। वो अपने निशान मिटाना जानता है। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया। सभी लोग सुने, आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा
और सभी अपने घरों के ताले वैसे ही रहने देंगे। लोगों ने हामी भरी, लेकिन बीरबल ने मन ही मन तय किया कि आज रात वो एक जाल बिछाएंगे। उन्होंने गोपाल से कहा, हर घर के पास थोड़ा थोड़ा राख बिखेर दो, ताकि जो भी चलेगा उसके निशान रह जाएं। गोपाल ने ऐसा ही किया। रात फिर आई। हवा में ठंडक थी, चांद बादलों में छिपा था, सब तरफ अंधेरा। बीरबल और सैनिक पेड़ के पीछे छिपे बैठे थे। रात का तीसरा पहर हुआ। तभी बीरबल ने हल्की सी खड़खड़ाहट सुनी। एक आदमी जैसे छत से उतर रहा था। वो सावधानी से एक घर की ओर बढ़ा और दीवार के पास झुककर कुछ निकाला। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया, अभी नहीं, उसे जाने दो। सुबह होते ही बीरबल ने राख की जांच की। निशान साफ थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि निशान गांव के ही किसी आदमी के थे, कोई बाहरी नहीं। बीरबल ने गांव के कुछ लोगों पर नजर रखी, खासकर उन पर जो रात में कहीं न कहीं दिखाई देते थे। उनमें से एक था लल्लू, जो पहले गांव के सरपंच के यहां काम करता था, पर कुछ महीने पहले उसे निकाल दिया गया था। लोग कहते थे कि लल्लू परिश्रमी है, पर उसमें थोड़ी चतुराई ज्यादा है। बीरबल ने उससे बातचीत शुरू की। लल्लू, तुम्हें रात में नींद आ जाती है या तुम भी जागते रहते हो? लल्लू हंस पड़ा। हुजूर, मैं तो गरीब आदमी हूं, चोरी क्या करूंगा? वैसे रात को नींद नहीं आती, कभी कभी बाहर निकल जाता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब तुम हमें अपने घर का हाल दिखाओ। लल्लू ने डरते हुए कहा, जी चलिए। घर में कुछ खास नहीं था, बस टूटी चारपाई, मिट्टी की दीवारें और एक कोने में एक पुराना संदूक। बीरबल ने संदूक खोला, खाली था, पर उनकी नजर दीवार के एक कोने पर गई, जहां मिट्टी थोड़ी अलग रंग की थी। गोपाल, यहां खोदो, उन्होंने आदेश दिया। खोदने पर कुछ नहीं मिला। लल्लू ने राहत की सांस ली, पर बीरबल के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। कुछ तो है इस आदमी के भीतर, उन्होंने सोचा। अगले दिन बीरबल ने एक नई घोषणा की, आज से हर घर में एक दीपक रात भर जलेगा, और जिसके घर में दीपक बुझा मिलेगा उसे सजा होगी। लोग चौंक गए, पर सब मान गए। रात हुई। बीरबल ने खुद चारों ओर घूमकर देखा। एक घर का दीपक बुझा हुआ था, वही लल्लू का। बीरबल ने धीरे से कहा, चलो अब सच सामने आएगा। सैनिकों को लेकर वे अंदर गए। लल्लू के घर में कोई नहीं था। दीवार के पीछे हल्की सरसराहट हुई। बीरबल ने मशाल उठाई। वहां दीवार के पीछे एक छोटा रास्ता निकला था, जो सीधे सरपंच के पुराने गोदाम तक जाता था। वहां कई बोरी अनाज की, चांदी के बर्तन और कुछ गहने रखे थे। सैनिकों ने लल्लू को पकड़ लिया, जो वही छिपा हुआ था। बीरबल ने कहा, तो लल्लू, यही तुम्हारा रहस्य था? लल्लू रो पड़ा। हुजूर, मैंने मजबूरी में किया। मुझे सरपंच ने बिना वजह नौकरी से निकाला। मेरी मां बीमार थी, खाने को कुछ नहीं था। बस शुरुआत की, फिर लालच बढ़ गया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, गुनाह मजबूरी में किया गया हो या लालच में, परिणाम वही होता है। लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा। तुम्हें अपने गुनाह का प्रायश्चित करना होगा। अगले दिन गांव में शांति लौट आई। लोग खुश थे कि चोर पकड़ा गया। अकबर को संदेश भेजा गया। चोरी का रहस्य सुलझ गया। पर बीरबल का मन शांत नहीं था। रात को वे अकेले तालाब के पास बैठे थे। अचानक उनकी नजर तालाब के उस पार एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां से किसी ने दिया बुझाया, और धीरे से कोई छाया बाहर निकली। ये कौन है? बीरबल ने मन में सोचा। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। छाया ने किसी बोरे को उठाया और जंगल की ओर चली गई। बीरबल ने पीछा किया और वहां देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति लल्लू से मिल रहा है। इसका मतलब लल्लू अकेला नहीं था। बीरबल बुदबुदाए। वो व्यक्ति बोला, लल्लू, सब ठीक रहा? किसी को शक तो नहीं हुआ? लल्लू ने कहा, नहीं मालिक, सब मेरे ऊपर आ गया। बीरबल ने छाया में छिपकर
दोनों की बात सुनी। स्पष्ट था, कोई बड़ा खिलाड़ी था जो लल्लू से चोरी करवाता था। पर अचानक पेड़ से टहनी टूटी और आवाज हुई। दोनों ने पलटकर देखा। बीरबल ने तुरंत झाड़ियों में छिपकर सांस रोकी। वो अजनबी बोला, कौन है वहां? लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह बीरबल ने गांव के मुखिया रामदीन से कहा, रामदीन, ये चोरी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई और है जो इस सब के पीछे है। रामदीन बोला, लेकिन अब तो सब वापस मिल गया, चोर पकड़ा गया। फिर भी? बीरबल ने कहा, हां, पर असली खिलाड़ी अभी बाहर है और मैं उसे ढूंढे बिना यहां से नहीं जाऊंगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी अजनबी गांव से बाहर न जाए। फिर बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने ऐलान किया, आज रात जो भी चोर पकड़ा जाएगा उसे माफी दी जाएगी अगर वो सच बोल देगा। सभी चुप रहे। रात को जब सब सो गए, बीरबल ने उसी झोपड़ी की ओर निगरानी रखी जहां कल रात वो छाया दिखी थी। इस बार उन्होंने देखा, वही छाया फिर बाहर निकली, लेकिन इस बार अकेली नहीं, उसके साथ कोई महिला थी। वे दोनों खेतों की ओर बढ़े और वहां जाकर मिट्टी खोदने लगे। बीरबल चुपचाप पास पहुंचे। जैसे ही मशाल की रोशनी उन पर पड़ी, बीरबल चौंक गए। वो महिला सरपंच की पत्नी थी। बीरबल ने कहा, तो यही असली खेल था। महिला घबरा गई। बीरबल जी, आप यहां? हां, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस खेल में तुम भी शामिल हो। महिला रो पड़ी। मैं मजबूर थी। मेरे भाई ने मुझे धमकाया था। वो चाहता था कि मैं गांव की अमानत चुराकर उसके हवाले कर दूं, वरना वो मेरे पुराने रहस्य उजागर कर देता। बीरबल ने पूछा, कौन भाई? कहाँ है वो? वही आदमी जो जंगल में लल्लू से मिलने आता था, उसने बताया। बीरबल ने सिर हिलाया। तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, आज रात गांव के बाहर की झोपड़ी में मैं खुद अकेला रहूंगा। जो भी आएगा वही असली मास्टरमाइंड होगा। रात गहरी हुई। बीरबल ने झोपड़ी में दिया जलाया और अकेले बैठ गए। हवा चल रही थी। दरवाजा हिल रहा था। आधी रात को किसी ने धीरे से दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर आया, चेहरे पर नकाब, हाथ में तलवार। कौन? बीरबल ने शांत स्वर में पूछा। वो बोला, जो ये जानना चाहता है कि बीरबल कितना चालाक है। बीरबल ने कहा, और जो सामने आने से डरता है वो कितना कायर। वो आदमी हंसा। तुम्हें नहीं पता बीरबल, ये गांव क्या छिपा रहा है। ये तो बस शुरुआत है। इतना कहकर वो मशाल बुझा देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। सैनिक अंदर आते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। सिर्फ जमीन पर एक सोने का सिक्का गिरा होता है, जिस पर शाही मुहर नहीं, किसी और राज्य की मुहर होती है। बीरबल सिक्का उठाते हैं और धीरे से कहते हैं, लगता है ये चोरी किसी सामान्य लालच की नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश की शुरुआत थी। अगली सुबह बीरबल फतेहपुर सीकरी लौटते हैं। अकबर पूछते हैं, तो बीरबल, क्या रहस्य सुलझ गया? बीरबल मुस्कराते हैं, जहां पनाह, रहस्य सुलझा भी और उलझा भी। हमने चोर पकड़ा, पर अब एक और रहस्य सामने आया है, जो इस गांव से कहीं बड़ा है। अकबर गंभीर होकर पूछते हैं, क्या मतलब? बीरबल ने सिक्का आगे बढ़ाया। यह सिक्का किसी बाहरी राज्य का है। इसका मतलब कोई और शक्ति इस चोरी के पीछे थी। और यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अकबर ने कहा, तो बीरबल, अगली बार जब यह रहस्य खुले मुझे जरूर बताना। फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अलग थी। दरबार में शांति थी, लेकिन सम्राट अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। बीरबल उस दिन भी दरबार में देर तक मौन रहे। अकबर बोले, बीरबल, सुल्तानपुर गांव की चोरी का मामला तुमने सुलझाया, लेकिन जो बात तुमने कही थी, किसी और राज्य की मुहर वाला सिक्का, वो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, वही बात मेरे मन में भी है। कोई ऐसी ताकत है
जो हमारे गांवों में डर और भ्रम फैलाना चाहती है। वो जानती है कि जब जनता डरेगी तो राज्य कमजोर होगा। अकबर ने गहरी सांस ली। हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है। बीरबल, इस काम को गोपनीय रखना। दरबार के बाहर किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। जो आज्ञा। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, और उसी शाम अपने छोटे से दल के साथ रवाना हो गए। बीरबल ने सबसे पहले उस सिक्के को ध्यान से देखा। सिक्के पर एक अजीब चिन्ह था, एक घोड़े की आकृति, और उसके नीचे कुछ अक्षर खुदे थे जो आम देवनागरी या फारसी लिपि के नहीं थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सहयोगी गोपाल से कहा, यह चिन्ह हमारे किसी राज्य का नहीं, ये किसी सीमा पार के इलाके का हो सकता है। गोपाल ने पूछा, क्या ये किसी पड़ोसी रियासत का होगा? संभावना है, बीरबल बोले, पर हमें बिना बताए वहां जाना होगा। अगर ये किसी साजिश का हिस्सा है तो खुले तौर पर जाना सही नहीं। उन्होंने अपना वेश बदला, साधारण यात्री की तरह कपड़े पहने और 2 घोड़े लेकर यात्रा शुरू की। उनका पहला पड़ाव था भवनपुर, जो सुल्तानपुर के आगे एक सीमा गांव था। वहां के लोग अक्सर दूसरे राज्य चांदगढ़ से व्यापार करते थे। जब बीरबल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई व्यापारी चुपचाप आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे उन्हें किसी अनजान डर ने घेर रखा हो। बीरबल ने एक व्यापारी से पूछा, भाई, ये कौन सा सिक्का चलता है यहां? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, हमारे तो मुगल सिक्के चलते हैं, पर कुछ महीनों से चांदगढ़ के कुछ लोग अजीब सिक्के लाते हैं, वही चिन्ह वाला। बीरबल के मन में घंटी बजी। यही तो वही निशान है। दूसरे दिन बीरबल ने गोपाल से कहा, अब हमें चांदगढ़ जाना होगा, लेकिन वहां अपनी पहचान नहीं बतानी, लोग हमें व्यापारी समझें, इतना ही काफी है। दोनों ने व्यापारी का वेश धरा और सीमांत चौकी पार कर चांदगढ़ की दिशा पकड़ी। रास्ता जंगलों और पहाड़ियों से भरा था। जगह चौकियां थी जहां सिपाही आने जाने वालों की जांच कर रहे थे। एक सिपाही ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, हम अनाज व्यापारी हैं, कुछ सौदे करने आए हैं। सिपाही ने सिर हिलाया और उन्हें आगे जाने दिया। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे चांदगढ़ पहुंचे। ये एक सुंदर पर थोड़ी वीरान सी रियासत थी। बाजार में सन्नाटा था। लोग कम बोलते थे और राजा का नाम लेने से झिझकते थे। गोपाल ने धीरे से कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है बीरबल जी। बीरबल बोले, हां, यहां का डर ही साजिश की गंध दे रहा है। शाम को वे एक पुरानी सराय में रुके। सराय का मालिक, मध्यम आयु का आदमी, बहुत चुप था। उसने बिना कुछ पूछे खाना परोसा और दरवाजे की तरफ देखने लगा। बीरबल ने बातचीत शुरू की, मित्र, तुम्हारा राज्य तो बड़ा शांत लगता है। वो बोला, शांत दिखता है पर भीतर तूफान है। कैसा तूफान? मालिक ने चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, राजा ने कुछ समय पहले एक गुप्त समझौता किया था। तब से लोग डर में हैं। कुछ अजनबी लोग रात में आते हैं और जो विरोध करता है गायब हो जाता है। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, कौन लोग आते हैं? मालिक बोला, कहा जाता है कि वे उत्तर की दिशा से आते हैं, घोड़ों पर सवार। वे सोने के सिक्के छोड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे किसके लिए काम करते हैं। बीरबल ने वही सिक्का जेब से निकाला और धीरे से पूछा, क्या ये वही सिक्का है? मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। आपको ये कहाँ मिला? हमारे राज्य में चोरी हुई थी, उसी जगह पर। मालिक ने फुसफुसाया, तो वे यहां भी पहुंच गए। इसका मतलब उनकी योजना अब सीमाओं के पार जा रही है। अगली सुबह सराय में एक राजदूत आया। उसने वहां ठहरे सभी यात्रियों को देखने की इच्छा जताई। जब उसकी नजर बीरबल और गोपाल पर पड़ी तो वो रुका। तुम दोनों कौन हो? बीरबल ने झुककर कहा, हम व्यापारी हैं, गेहूं का व्यापार करते हैं। दूत बोला, राजा ने आज व्यापारियों को राजमहल में बुलाया है, शायद तुम्हारा भाग्य अच्छा है। गोपाल ने हल्के स्वर में कहा, बीरबल जी, ये मौका है। दोनों दूत के साथ राजमहल पहुंचे।
महल की दीवारें ऊंची थी, पर भीतर का माहौल रहस्यमय था, जैसे वहां कुछ छिपाया जा रहा हो। राजा विक्रम सिंह ने उनसे पूछा, कहां से आए हो, व्यापारी? फतेहपुर के पास के गांव से, बीरबल ने उत्तर दिया। राजा ने सिर हिलाया और कहा, हमारे यहां कुछ अनाज की कमी है, अगर तुम सही सौदा कर सको तो अच्छा रहेगा। बातचीत के बीच बीरबल ने ध्यान दिया कि राजा की मेज पर एक थैली रखी है, वही सोने के सिक्के। उन्होंने शांति से पूछा, महाराज, ये तो बहुत सुंदर सिक्के हैं, क्या ये आपके राज्य में बनते हैं? राजा ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, ये हमारे मित्र राज्य से आते हैं, उनके साथ हमारा गुप्त समझौता है। बीरबल ने सिर झुकाया, पर मन में सवाल उठने लगे। मित्र राज्य या कोई दुश्मन? रात में जब सब सो गए, बीरबल ने सराय के मालिक से कहा, मुझे उस किले के पास जाने का रास्ता बताओ जहां राजा का गुप्त दफ्तर है। वो हिचकिचाया, वहां पहरेदारी है, पर एक पिछला रास्ता है जहां से कभी कभी मालवाहक जाते हैं। बीरबल और गोपाल रात के अंधेरे में निकल पड़े। पहाड़ी रास्ता संकरा था। चांद की हल्की रोशनी में वे दीवार के पीछे छिपते हुए किले के भीतर पहुंचे। अंदर एक कमरा था जहां कुछ लोग बैठे कागजों पर मुहर लगा रहे थे। बीरबल ने धीरे से एक खिड़की से झांका। कागजों पर लिखा था, मुगल क्षेत्र योजना प्रथम चरण। गोपाल ने धीरे से कहा, यह तो हमारे राज्य की सीमा का नक्शा है। बीरबल ने देखा, नक्शे में फतेहपुर, आगरा और सुल्तानपुर चिन्हित थे। अब रहस्य साफ हो रहा था। चोरी सिर्फ चोरी नहीं थी, यह राजनीतिक योजना थी। किसी ने जानबूझकर हमारे गांवों में अशांति फैलाई थी ताकि वहां से सूचनाएं बाहर जा सकें। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? सिपाही मशाल लेकर पास आ गया। बीरबल और गोपाल तुरंत एक पुराने कमरे में घुस गए। वहां पुराने संदूक रखे थे। बीरबल ने दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, गोपाल, अब हम अगर पकड़े गए तो ये राज हमेशा के लिए छिप जाएगा। उन्होंने पास के कपड़े ओढ़ लिए और संदूक के पीछे छिप गए। सिपाही अंदर आया, चारों ओर देखा, फिर चला गया। बीरबल ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उन्हें बाहर निकलना था। उन्होंने देखा कि दीवार की एक ईंट हिली हुई है। उसे हटाने पर एक छोटा रास्ता मिला जो बाहर की ओर जाता था। दोनों ने उस रास्ते से निकलकर जंगल का रुख किया। सुबह होते होते उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे घोड़े की टापें हैं। कुछ सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। बीरबल ने कहा, गोपाल, जल्दी उस नदी के पार छिपते हैं। दोनों नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन पानी तेज था। गोपाल हिचकिचाया, बीरबल जी, ये पार करना मुश्किल है, पर यही रास्ता बचा है। उन्होंने एक लकड़ी का ठूंठ लिया और उस पर बैठकर धीरे धीरे पार किया। सिपाही दूसरी तरफ तक नहीं आ पाए। पार जाकर वे थक कर बैठे। गोपाल बोला, अब क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, अब हमें ये राज अकबर तक पहुंचाना है, पर खुले रास्ते से नहीं। हम एक साधु बनकर लौटेंगे। 2 दिन बाद दोनों ने अपने सिर मुंडवाए, केसरिया कपड़े पहने और भिक्षा मांगने लगे। रास्ते में कई गांवों से गुजरे। लोग उन्हें प्रणाम करते और वे चुपचाप आगे बढ़ते गए। लेकिन एक गांव में जब वे रुककर आराम कर रहे थे तो उन्हें वही सिक्का फिर मिला, इस बार एक बच्चे के हाथ में। बीरबल ने पूछा, ये कहां से मिला बेटा? बच्चे ने मासूमियत से कहा, एक आदमी ने दिया था। उसने कहा, इससे खेलो। कैसा आदमी था? काले कपड़े वाला, लंबी दाढ़ी और बोली में अजीब लहजा। बीरबल समझ गए, इसका मतलब वे लोग यहां तक पहुंच चुके हैं और अब ये साजिश फैल रही है। बीरबल को यह समझ आ गया कि अब देर नहीं की जा सकती। उन्होंने एक व्यापारी से कहा, अगर तुम फतेहपुर जा रहे हो तो ये पर्ची वहां के महल तक पहुंचा देना। पर्ची में सिर्फ इतना लिखा था, राज्य की सीमा पर खतरा है, सिक्के ही कुंजी है। बीरबल लौट रहा है। 3 दिन बाद वे खुद फतेहपुर पहुंचे। अकबर ने उन्हें गले लगाया और बोले, बीरबल,
तुमने फिर चमत्कार किया, पर अब क्या आगे की योजना है? बीरबल ने वो नक्शा सामने रखा जो उन्होंने चुराया था। जहांपना, ये सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ये लोग हमारे गांवों में चोरी, डर और भ्रम फैलाकर जनता का विश्वास तोड़ना चाहते हैं, और जब लोग सरकार पर शक करने लगेंगे तब वे हमला करेंगे। अकबर ने कहा, तो फिर हमें पहले से तैयार रहना होगा। लेकिन बीरबल, क्या तुम जानते हो कि यह सब किसने शुरू किया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अभी नहीं, लेकिन कोई बहुत चालाक व्यक्ति है जो हमारे अपने बीच छिपा है। कुछ दिन बाद दरबार में एक नया दूत आया। उसने कहा कि वो चांदगढ़ के राजा की ओर से आया है और व्यापारिक समझौता करना चाहता है। बीरबल ने उसकी चाल देखी। उसकी कमर पर वही सिक्कों की थैली थी। बीरबल ने पूछा, तुम चांदगढ़ के हो? जी हां। राजा का हाल कैसा है? वो हिचकिचाया, फिर बोला, स्वस्थ है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो ये सिक्के तुम्हारे राज्य के हैं? वो दूत डर गया। नहीं, ये तो। बीरबल बोले, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी जुबान खुद सच कहेगी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वो कोई असली दूत नहीं, बल्कि जासूस था, और उसके पीछे कोई तीसरा राज्य काम कर रहा था, जो चांदगढ़ और मुगल दोनों के बीच मतभेद पैदा करना चाहता था। अकबर ने गुस्से में कहा, यह तो बहुत गहरी चाल है। बीरबल ने कहा, हां, और अब असली जाल हमारे महल तक पहुंच चुका है। उस रात बीरबल अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर एक पर्ची पड़ी थी। उस पर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो पुराने कुएं तक आओ। अकेले। बीरबल ने मशाल उठाई और महल के पीछे पुराने कुएं की ओर बढ़े। वहां एक छाया खड़ी थी। कौन हो तुम? उन्होंने पूछा। वो बोली, मैं वही हूं जिसे तुमने सुल्तानपुर में देखा था, सरपंच की पत्नी। बीरबल चौंक गए। तुम यहां? वो बोली, मुझे किसी ने कैद से छुड़ाया और कहा कि अगर मैं सच बताऊं तो मेरी जान बख्श दी जाएगी। कौन था वो? वही आदमी जो नकाब पहनकर तुमसे मिला था। वही इस खेल का असली सूत्रधार है। लेकिन वो अकेला नहीं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा नाम है, शायद दरबार के ही किसी व्यक्ति का। बीरबल ने पूछा, कौन? वो बोली, मैं उसका नाम नहीं जानती, पर उसने कहा था कि जब अगला चांद पूरा होगा तब सब उजागर हो जाएगा। और ये कहकर वो भीड़ में गायब हो गई। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें अब सब पता चल गया? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, साजिश की जड़ अब हमारे राज्य में है। जो सिक्का हमने पाया था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खजाना अभी दबा हुआ है और कोई अपने ही दरबार में बैठा व्यक्ति इसे चला रहा है। अकबर बोले, तो अब क्या करेंगे? बीरबल मुस्कराए, अब इंतजार करेंगे अगले पूर्णिमा के चांद का। तब यह रहस्य खुद सामने आएगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस बार हम दोनों साथ रहेंगे। बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ गांव की चोरी का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की नियति का है। बीते कई दिनों से महल के आसपास अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी किसी गुप्त दस्तावेज की प्रति गायब हो जाती, कभी सीमा पर तैनात सैनिकों को गलत आदेश मिल जाता। अकबर के मन में संदेह था, क्या वाकई हमारे ही दरबार में कोई गद्दार छिपा है? उन्होंने बीरबल को बुलाया। दरबार के बीच में सबकी निगाहों के सामने अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, अब यह मामला हमारे राज्य की नींव से जुड़ गया है। चोरी से लेकर साजिश तक हर कदम कोई अपने ही आदमी चला रहा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि असली गद्दार का पर्दाफाश हो, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा और सबके सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना होगा। अकबर बोले, तुम्हें पूरी छूट है बीरबल। इस बार अगर गद्दार हमारे ही दरबार में निकला तो उसे खुद मेरे सामने सजा दी जाएगी। बीरबल दरबार से निकले और महल के गलियारों में चुपचाप चलते हुए
पुराने दस्तावेज कक्ष तक पहुंचे। वहां राज्य की सीमाओं, व्यापारिक करों और गुप्त योजनाओं से जुड़े कागज रखे थे। उन्होंने देखा, कई जगहों से कुछ पन्ने फटे हुए हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ हटाया हो। गोपाल, उन्होंने अपने सहायक से कहा, जिसे इन दस्तावेजों तक पहुंच मिली है, वही असली खेल चला रहा है। गोपाल बोला, पर यहां तो सिर्फ 4 लोग आते हैं, मंत्री, सेनापति, राज मुहर अधिकारी और आप। बीरबल मुस्कराए, तो गद्दार इन्हीं में से एक है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें दरबार के भीतर ही जाल बिछाना होगा, ताकि असली गद्दार खुद फंस जाए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक नई योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, जहांपना, मैंने पाया है कि हमारे राज्य में सोने की एक नई खान मिली है। अगर हम वहां खुदाई शुरू करें तो हमें कई खजाने मिल सकते हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कहां मिली है ये खान? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये अभी गुप्त है। अगर हम सबको बताएंगे तो खतरा हो सकता है। दरबारियों के चेहरों पर जिज्ञासा फैल गई। मंत्री फकीरुल्लाह बोले, क्या ये सच है या आपकी कोई नई परीक्षा? बीरबल ने कहा, सच है, और ये बात अभी सिर्फ हम 5 लोगों को पता होनी चाहिए। जहांपनाह, आप, मैं, सेनापति, मंत्री और राज मुहर अधिकारी। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, पर अगर ये बात बाहर गई तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे बीच कौन लीक करता है। और यही बीरबल की असली चाल थी। रात में महल के अंदर सब शांत था, लेकिन बीरबल को लगा कि कोई दस्तावेज कक्ष की तरफ जा रहा है। वे धीरे से उठे, गलियारे से गुजरे और देखा, कोई व्यक्ति दीवार के पीछे से झुककर कागजात देख रहा है। बीरबल ने पीछा किया, लेकिन वो आकृति अंधेरे में गायब हो गई। उन्होंने केवल एक छोटी सी चीज देखी, जमीन पर गिरा एक कपड़े का टुकड़ा, जो राज मुहर अधिकारी के वस्त्रों जैसा लग रहा था। अगली सुबह उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और अपने मन में सोचा, अभी खेल शुरू हुआ है। 3 दिन बाद अकबर के पास एक पत्र पहुंचा। पत्र पर लिखा था, अगर बीरबल की योजना सच है तो खान के इलाके में सैनिक भेजो, वहां खतरा है। अकबर हैरान रह गए, ये पत्र किसने भेजा? पत्र की लिखावट किसी बाहरी की नहीं, बल्कि दरबार के किसी लेखक की लग रही थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया। देखो बीरबल, ये पत्र हमारे ही दरबार से गया है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब बात साफ है, गद्दार हमारे 4 में से एक है, पर उसे पकड़ने के लिए अब एक और खेल खेलना होगा। बीरबल ने दरबार में एक और घोषणा की, जहांपनाह, उस खान में काम शुरू करने से पहले मैंने एक विशेष रत्न पाया है, जो शायद इतिहास बदल सकता है। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। वो रत्न महल में नहीं रहेगा, बीरबल बोले, बल्कि मैं उसे अपने घर में रखूंगा ताकि सुरक्षित रहे। मंत्री ने तुरंत पूछा, क्या वह सच में मौजूद है? बीरबल मुस्कुराए, है, लेकिन मैंने उसे किसी को नहीं दिखाया। दरबार खत्म हुआ, पर उसी रात बीरबल के घर के बाहर कुछ हलचल हुई। गोपाल ने दरवाजे के पास किसी की छाया देखी। सुबह जब बीरबल ने देखा तो उनके घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, पर अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि रत्न नाम की कोई चीज थी ही नहीं। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जिसने ये ताला तोड़ा है वही गद्दार है। अगले दिन बीरबल ने 4 को अपने घर बुलाया, मंत्री, सेनापति, राज मुहर अधिकारी और अकबर। उन्होंने कहा, कल रात मेरे घर में चोरी हुई। किसी को पता था कि वहां रत्न रखा है, आप 4 के अलावा कोई नहीं जानता था। मंत्री फकीरुल्लाह बोले, मैं तो पूरी रात अपने कमरे में था। सेनापति ने कहा, मैं चौकियों की निगरानी कर रहा था। राज मुहर अधिकारी थोड़ा हिचकिचाए, मैं अपने कमरे में सो रहा था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच तो कोई भी कह सकता है, लेकिन झूठ बोलने वाला खुद पकड़ा जाएगा। उन्होंने सभी को एक एक प्याला पानी दिया। अब इन प्यालों को रख दो और मैं आधी रात को इन्हें फिर देखूंगा। जो गद्दार होगा उसके प्याले में कल सुबह
कुछ बदल जाएगा। सबने आश्चर्य से देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात में बीरबल ने अपने घर के चारों कोनों में सैनिक तैनात किए। उन्होंने एक एक प्याले के पास एक छोटा सा चिन्ह बना दिया, ताकि अगर कोई उन्हें छुए तो निशान मिट जाए। आधी रात हुई, चांद आसमान में चढ़ा, सब तरफ सन्नाटा। तभी हल्की सरसराहट हुई। बीरबल ने पर्दे के पीछे से देखा। एक छाया अंदर आई, सीधा प्यालों की ओर बढ़ी और कुछ देर रुककर बाहर चली गई। सुबह जब सब आए तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए अब देखें किसका प्याला बदला है। उन्होंने देखा, एक प्याले के पास का चिन्ह मिट चुका था। वो था राज मुहर अधिकारी का प्याला। अकबर ने कहा, तो गद्दार वही है? बीरबल बोले, संभावना है, पर सच इससे भी बड़ा हो सकता है। हो सकता है किसी ने उसका नाम इस्तेमाल किया हो। जब राज मुहर अधिकारी को पकड़ा गया तो वो कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। किसी ने मेरे कमरे से चाबी की नकल की होगी। मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा। बीरबल, अगर ये निर्दोष है तो फिर असली गद्दार कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गद्दार वही है जो दूसरों पर सबसे पहले शक करता है, ताकि खुद बच सके। सभी की निगाहें मंत्री फकीरुल्लाह पर गई। मंत्री ने हंसते हुए कहा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं वर्षों से राज्य की सेवा में हूं। बीरबल बोले, सिर्फ एक बात बताओ। जब मैंने खान की बात कही थी तो तुमने सबसे पहले सवाल पूछा था कि क्या यह सच है, जबकि बाकी तीनों चुप थे। तुमने उसी रात दूध भेजा और वो पत्र अकबर को पहुंचा। मंत्री ने कहा, यह झूठ है। बीरबल ने कहा, तो फिर ये मुहर तुम्हारे कमरे में कैसे मिली? उन्होंने वही गुप्त दस्तावेज दिखाया जिस पर मंत्री की निजी मुहर थी। अकबर ने क्रोध में कहा, सच बोलो फकीरुल्लाह। मंत्री बोला, हां, मैंने वो पत्र भेजा, पर किसी को धोखा देने के लिए नहीं। मैं सिर्फ चेतावनी देना चाहता था। किसी और ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अकबर बोले, कौन? मंत्री चुप रहा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये चुप्पी बताती है कि उसके पीछे कोई और ताकत है, शायद वही जो चांदगढ़ के पीछे थी। बीरबल ने अब एक और गुप्त जांच शुरू की। उन्होंने राज लेखागार की जांच की और पाया कि कई महीनों से कुछ खर्चे गुप्त रूप से स्वीकृत हुए हैं, सीमा सुरक्षा के नाम पर। लेकिन सैनिकों तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, किसी ने दरबार में ही एक झूठा खाता बनाया है और उस धन से बाहर के राज्यों को रिश्वत दी जा रही है। अकबर बोले, ये तो बहुत गंभीर बात है। बीरबल ने कहा, और जो ये कर रहा है वो सिर्फ एक दरबारी नहीं, बल्कि शायद कोई राजसी सलाहकार है। कई दिनों की खोज के बाद बीरबल को एक गुप्त सुरंग मिली जो महल के लेखागार से बाहर जंगल की ओर जाती थी। सैनिकों ने मशाले लेकर उस रास्ते को साफ किया। वहां कई संदूक मिले जिनमें सोने के सिक्के, पत्र और विदेशी वस्तुएं थी। बीरबल ने कहा, अब सबूत हमारे पास है, लेकिन जिसने ये सुरंग बनवाई वो अभी भी बाहर है। अकबर बोले, अब क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, अब उसे खुद बाहर आना होगा। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई, जो भी इस साजिश का हिस्सा होगा वो आज रात अकबर के दरबार में आए और खुद को निर्दोष साबित करे, वरना कल सुबह उसका नाम उजागर किया जाएगा। रात को दरबार में सिर्फ कुछ ही लोग आए। अकबर, बीरबल, सेनापति और कुछ विश्वसनीय गार्ड मौजूद थे। अचानक दरवाजा खुला और एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर आया। अकबर ने कहा, कौन हो तुम? वो बोला, वही जो इस राज्य की जड़ें हिलाना चाहता है। बीरबल ने कहा, नाम बताओ। वो हंसने लगा, नाम बताने से क्या होगा? जब तक तुम साजिश की असली किताब नहीं देखोगे, कुछ नहीं समझोगे। कहाँ है वो किताब जहां तुम्हारा भरोसा सबसे ज्यादा है? इतना कहकर वो धुएं में गायब हो गया। अकबर बोले, ये कैसे हो सकता है? क्या वो भूत था? बीरबल ने कहा, नहीं,
जहांपना, वो इंसान था और वो हमारे ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास छिपा है। अगली सुबह बीरबल ने सेनापति को बुलाया। मुझे दरबार के भीतर के हर कमरे की जांच करनी है, खासकर उन कमरों की जहां पुराने ग्रंथ रखे हैं। सेनापति ने कहा, क्या आपको कोई नाम का अंदेशा है? बीरबल बोले, नहीं, पर संकेत साफ है, जहां भरोसा सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो व्यक्ति वही है जिसे हम सबसे ईमानदार समझते हैं। सेनापति ने गहरी सांस ली। तो क्या वह? बीरबल ने उसे रोका। अभी कुछ मत कहो, जब तक साक्ष्य न मिल जाए किसी पर आरोप नहीं लगाना। जांच शुरू हुई, कई कमरे खोले गए। आखिरकार एक छोटे कमरे में एक पुराना संदूक मिला, जिसके भीतर वही दस्तावेज रखे थे जो कुछ समय पहले चोरी हुए थे, और उन पर किसी की लिखावट थी जो बीरबल को जानी पहचानी लगी। उन्होंने पत्र उठाया और पढ़ा, जो सच ढूंढेगा वो खुद खतरे में आएगा। जहां अपना अकबर का मन हमेशा की तरह बड़ा था, पर इस बार उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। बीरबल के पास जितनी समझ और चतुराई थी, उतनी ही शत्रुता भी अब उसके चारों ओर सिमट आई थी। धीरे धीरे पर पक्का। बीते कुछ हफ्तों में चोरी, गुप्त पत्र, नक्शे और सुरंग सब मिलकर एक ऐसी साजिश की तस्वीर बना रहे थे जो केवल बाहर से नहीं आई थी। कोई अपने दरबार में बैठे किसी को अपनाकर हमारा ही राज्य तोड़ना चाहता था, और अब ताजा मोड़ यह था कि किसी ने जानबूझकर बीरबल को निशाना बनाया था। बीते हिस्सों की कड़ियां सबको दिखी थी, पर अब जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि सबूत बीरबल की ओर इशारा कर रहे थे। अकबर ने दूरभाष से कहा, बीरबल, तुम्हें समझना होगा कि किसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के पीछे ठोस कारण है। तुमने जो खोज की वो शक्तिशाली लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, पर क्या तुम्हें सच में ऐसा कुछ किया है? बीरबल मुस्कुराए, पर उसकी आंखों में गंभीरता थी। जहांपना, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कभी अपने राज्य के खिलाफ कुछ नहीं किया, पर साजिश करने वाला बहुत चालाक है। वो हमें लड़वाना चाहता है। कहानी उस क्षण से और उलझ गई जब एक सुबह महल में पत्रों की जांच करते हुए पुराना दस्तावेज मिला, और उसी दस्तावेज पर बीरबल की मुहर की नकल पाई गई। दस्तावेज में कुछ आदेश थे, सैनिकों को हटाकर कुछ चौकियां कमजोर करने के निर्देश। दस्तावेज की भाषा और मुहर देखकर किसी तरह का शक नहीं रह गया कि ये फतेहपुर के किसी अंदरूनी आदमी का काम था, और मुहर की नकल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बीरबल इस्तेमाल करते थे। वही रेखाएं, वही निशान। खबर फैलते ही कई लोगों का मूड बदल गया। कुछ लोग बोले, बीरबल तो दरबार के सबसे बुद्धिमान आदमी है, पर बुद्धि कुछों को बड़ा कर देती है और कुछों को मोहित। कई दरबारी दुखी हुए। कुछ ने तुरंत अकबर से कहा कि बीरबल को गिरफ्तार कर लो। अकबर को गहरा दुख हुआ, पर वे शान से बोले, साफ साक्ष्य के बिना किसी पर आरोप नहीं लगाया जाएगा। पर मुझे ये भी विश्वास नहीं कि मेरा विश्वसनीय सलाहकार किसी साजिश में लिप्त है। बीरबल को बोलो कि वो दरबार में आए और अपना बचाव करे। बीरबल ने सहमति जताई, पर उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी। वो समझ गया था कि अब केवल बहस से कुछ नहीं होगा। उसे ठोस प्रमाण चाहिए थे जो ये दिखा सके कि उपर्युक्त मुहर नकल की गई थी, या किसी ने उस पर हाथ साफ करके उसे फंसाया है। बीच बचाव करने के बजाय बीरबल ने अपनी जांच खुद शुरू कर दी। उसने सबसे पहले राज लेखागार और मुहरों के कक्ष की जांच कराने का आदेश दिया, पर अकबर ने शर्त रखी कि बिना उसकी अनुमति के कोई भारी कदम न उठाया जाए। बीरबल ने इसका सम्मान किया, पर रात में जब सब सो रहे थे, वो अकेले ही काम करने निकला। वो शहर की परछाइयों में छिप कर चलता और उन रास्तों पर गया जहां लेखा कर्मियों के अक्सर दस्तावेज रखे जाते थे। उसने देखा कि वहां कुछ पन्ने गुम थे, जिन्हें बदले में मिलाकर वही नकल बनाई गई थी। उसने उन पन्नों के किनारों पर लगे मिट्टी के निशान देखे, और उससे समझ गया कि नकल यहां ही नहीं बल्कि दूर के किसी स्थान पर बनाई गई होगी।
जहां बीरबल के कपड़ों से मेल खाने वाले फाइबर गिराए गए थे ताकि वे गवाह बने। बीच रात की इस छुपी हुई जांच में बीरबल को एक और चीज मिली, एक छोटा सा सूती धागा जो एक विशेष प्रकार के कपड़े का था। वही कपड़ा जिसकी बनावट केवल दरबार के विशेष दर्जी बनाते थे। इसका मतलब था कि नकल या मुहर की प्रतियां किसी राजसी दर्जी या कपड़ा संभालने वाले के पास बनी होंगी। ये लैला सी कड़ी थी, पर अभी भी निशान जल्दबाजी में कुछ और बताते थे। किसी ने कोशिश की थी कि बीरबल पर शक जताया जाए, पर कौन और किस लिए? बीते कुछ दिनों में बीरबल ने जो भी संकेत पाए वे एक दो लोगों की तरफ इशारा करते थे, पर निर्णायक नहीं थे। उसने समझा कि उसे मेहनत से आगे जाना होगा। उसने गोपाल से कहा, गोपाल, हमें दरबार के अंदर के हर छोटे काम की जानकारी चाहिए। किसने किस दस्तावेज को छुआ, किसने उसे किस समय बाहर निकाला, हर छोटे से छोटे सुराग का हिसाब लगाओ। गोपाल ने हां कहा और लिख लिख कर नोट्स बनाना शुरू किया। उन्होंने उन कुछ लोगों की सूची बनाई जो मुहर तक पहुंचते थे। मुहर अधिकारी, 2-3 लेखाधिकारी, एक राजा का वैद्य और जो दरबार के कपड़े संभालते थे। बीरबल ने धीरे धीरे हर एक का व्यवहार देखा। उसने देखा कि वैद्य हमेशा नकल वाले पन्नों के पास रहता था, पर वैद्य ने कहा कि वो सिर्फ दवाओं की सूची और पुराने रजिस्टरों की जांच करता है। लेखाधिकारी, जो पहले से शांत सदाचार दिखाता था, उसने अचानक कुछ बदलते हुए शब्द वाले चिट्ठियां भेजना शुरू कर दी, जैसे किसी ने उसको दबाव में लिया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने जानबूझकर बीरबल के कपड़ों से मेल खाने वाले कुछ फाइबर वहां पर रख दिए थे, मानो किसी ने सोचा था कि ये उन्हें फंसाने का पुराना और टिकाऊ तरीका होगा। पर बीरबल ने देखा कि वे फाइबर बहुत ही खास थे, केवल कुछ ही लोगों के कपड़ों में मिलते थे और वे भी खास अवसरों पर पहने जाते थे। बीरबल ने ये जानकारी अकबर को बिना किसी सनसनी के दी। अकबर ने कहा, तुम इसे धीरे धीरे सुलझाओ, पर कोई बड़ा फैसला अभी मत लो। अगले दिन जब बीरबल जांच कर रहा था, उसे एक पन्ना मिला जो पूरी तरह नहीं जल पाया था। उस पर एक नाम था और वो नाम बार बार सुनने में आया था, पर जब उसने उस नाम के पीछे का सच जानने की कोशिश की तो हर रास्ता ताला पाता। ये बात बीरबल को और भी सताने लगी कि कोई व्यक्ति अब खुले तौर पर उसकी जांच को रुखा कर रहा है, और वो शख्स सिर्फ दरबार का नहीं बल्कि शायद दरबार के बाहर भी ताकत रखता था। बीरबल ने निर्णय किया कि अब उसे आखिरी बड़ी चाल चलनी होगी। उसने अकबर की अनुमति से दरबार के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ एक सभा आयोजित की और कहा कि वो उन सब को एक सत्य परख से गुजारना चाहता है, एक ऐसा खेल जिसमें असली गद्दार खुद को बेनकाब कर देगा। उन्होंने घोषणा की कि कुछ हफ्तों के लिए सीमा चौकियों पर नकली धन भेजा जाएगा और हर रात उन चौकियों के पास छोटे छोटे संकेत रखे जाएंगे, और जो भी इन संकेतों को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपेगा वो पकड़ा जाएगा। ये योजना का हिस्सा थी कि साजिशकर्ता अपने सहयोगियों को ही संकेत भेजे ताकि वे उसकी औकात बताएं। पहले 2 रातों में कुछ नहीं हुआ, पर तीसरी रात में जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। सीमा पर भेजे गए धन की पेटियों में से एक खो गई और उसे वही व्यक्ति उठाकर ले गया जिसे रमेश ने पहले देखा था, नकाबपोश व्यक्ति। पर इस बार वो पकड़ा नहीं गया। उसने एक छोटा सा सामान गिराया और उस सामान में एक चीज मिली, एक छोटी किताब जिसमें कुछ पन्ने ऐसे थे जिनमें सिफारिशें और नाम लिखे थे, और उन नामों में एक नाम था बीरबल का। ये देखकर लोगों के चेहरे और भी ज्यादा सख्त हो गए। कुछ ने तुरंत कहा तो ये साबित हो गया कि बीरबल इसमें शामिल है। पर बीरबल ने कहा, पागलपन की हद है कि कोई मेरे नाम की सिफारिश करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी बात शांत स्वर में समझाने लगा। उसने कहा कि नकाबपोश व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि लोग उसका नाम लें, पर लोगों के मन में इस बात को मानने में देर लगी। कुछ तो पहले से आश्वस्त थे कि बीरबल दोषी है। अकबर का मन भी अब उलझन में था।
कई बार उसने बीरबल की निष्ठा पर भरोसा जताया, पर बार बार उभरते सबूतों ने उसकी चिंता बढ़ा दी। दरबार में भी बीरबल के विरोधियों की संख्या बढ़ने लगी। वे लोग जो पहले बीरबल की बुद्धिमत्ता का गुणगान करते थे, अब छोटे छोटे तर्क निकाल कर कहते थे कि किसी भी बत्तीसी शातिर इंसान को खुला मौका दे देना चाहिए। बीरबल अब अकेला पड़ने लगा था। उसकी ही जमीन पर लोग उसके साथ थोड़ी दूरी रखते थे। ये दर्द उसे अंदर तक चुभ रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और अपना काम जारी रखा। वो जांचना चाहता था कि नकाबपोश का असली मकसद क्या था। उसने समझा कि नकाबपोश व्यक्ति बिल्कुल अलग तरह से चलता था। उसकी चाल में न तो घमंड था और न ही डर, जैसे कि वह किसी बड़े मंच पर कुछ दिखाकर भागना चाहता हो। और ऐसा करना जो कोई तन कर सकता था, उसे कोई अंदर का आदमी ही सहायता दे सकता था। अंततः बीरबल ने फैसला किया, वो खुद इस नकाबपोश का सामना करेगा। पर वो जानता था कि जब वो खुद सामने जाएगा तो या तो वो सत्य निकल आएगा या फिर वही साजिश करता उसे ही फंसा देगा। पर वो मानता था कि सच निकालना ही उसकी पहली प्राथमिकता है, चाहे उसका खुद का नाम कितना भी दागदार क्यों न लगे। बीते कुछ दिनों की जांच में बीरबल ने एक और बात नोट की। नकाबपोश व्यक्ति के आने जाने का समय अक्सर वही था जब अकबर की किसी मीटिंग की तैयारी चल रही होती थी। ये संकेत आया कि संभव है कि कोई दरबारी, शायद सचिव या दरबारी सहायक, उसकी मदद कर रहा हो। बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम सीधे तरीके से उसका सामना करें। पर हम दोनों को बहुत सावधानी से काम लेना होगा। हमें नकाबपोश को उसी समय और उसी जगह पर पकड़ना होगा जहां वो सबसे सहज महसूस करे। गोपाल ने कहा, कैसा समय होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जब अकबर दरबार में किसी बड़े मुद्दे का फैसला कर रहे हों। उस समय नकाबपोश की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ेगी और वो बाहर से किसी को संदेश देने की कोशिश करेगा। दोनों ने योजना बनाई। बीरबल ने दरबारियों को बिना बताए ही कुछ गार्ड बढ़ा दिए और खुद भी हाजिरी के समय पर पूरी तरह चौकस खड़े रहे। और जैसे ही मौका आया, वही नकाबपोश आया। उसने दरबार के पीछे से एक छोटी चिट दौड़ाई और भागा। गोपाल ने पीछा किया, पर नकाबपोश फिर से बच निकला। पर इस बार उसने भागते हुए एक और छोटी वस्तु गिराई, एक छोटो सा सूट का। गोपाल ने सूट का उठाया और देखा कि उसमें कुछ पन्ने और एक मुहर की नकल के अलावा एक छोटा सा डिब्बा भी था। उस डिब्बे के अंदर कुछ मिट्टी के नमूने थे और उन मिट्टी के नमूनों पर उस जगह की मिट्टी थी जहां बीरबल ने कभी छिपकर जांच की थी, वही जगह जहां उसने फाइबर देखे थे। ये सबूत दिखा रहा था कि नकाबपोश उस स्थान से आता था और उस स्थान से जुड़ा व्यक्ति शायद दरबार का कोई ही था, क्योंकि कैसे कोई बाहरी मुस्लिम या व्यापारी ऐसे सुलभ रूप से दरबार के अंदर बिना किसी मदद के पहुंच सके। ये भुनाने के लिए पर्याप्त था। पर सच्चाई तब खुलती है जब आप जान लेते हैं कि किसने आपको सहायता दी, और सहायता देने वाला शायद वही था जो खुद सबसे नजदीक बैठा था। किसी ने खून में ही घुसकर जाल बिछाया था। बीते सभी साहसिक परीक्षणों के बाद बीरबल ने अपनी आखिरी योजना शुरू की। उसने अकबर से अनुमति ली और कहा कि वो एकदम साफ तौर पर सब कुछ उजागर करेगा। अकबर ने कहा कि वो उसके साथ होगा। अब ये केवल बीरबल का काम नहीं रह गया था, बल्कि समुचित न्याय की मांग थी। रात के समय सभी भरोसेमंद गार्डों को जगह जगह तैनात किया गया। बीरबल और अकबर दोनों ने छुप कर बैठना तय किया। जब अंधेरा गहरा हुआ और महल में सन्नाटा छाया, तभी वो आया, नकाबपोश व्यक्ति, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले देखा गया था। पर इस बार उसने दरबार के अंदर कुछ नहीं लिया। वो सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से कुछ दस्तावेज निकले थे। उसने वहां से एक लिफाफा निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। बीरबल ने फौरन छलांग लगाई और उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर वो फिर से छलांग मारकर छिप गया। अकबर ने अपने सैनिकों को आवाज दी
और वे बाहर निकल पड़े। एक छोटी सी गुत्थी हुई, नकाबपोश भागा, कुछ दरबारी लड़खड़ा गए और अचानक नकाबपोश की चेहरे की परछाई दिखी। वो कोई और नहीं बल्कि मंत्री फकीरुल्लाह का निकट सहयोगी अली था, वही जो अकबर के दूतों में से एक माना जाता था। ये कदम सबको हिलाकर रख गया। अली पकड़ा गया, पर पकड़े जाने के साथ ही अली ने एक चौंकाने वाला वाकया खोल दिया। उसने कहा, मैंने बीरबल के इशारे पर यह सब किया। ये शब्द हवा को झकझोर कर गिरे। सबने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, क्या यह सच है? लेकिन तभी अली ने अपना सिर झटक कर कहा, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि आप सब मेरा हिसाब न लगाएं। असल खेल तो ऊपर से चल रहा है। आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं? नहीं, मैं बस एक छोटा हिस्सा हूं। अकबर का चेहरा और भी कठोर हो गया। और बीरबल? उसकी आंखों में अब एक तीखा दर्द था, पर साथ ही दृढ़ता भी। आखिरकार सबूतों और गवाहों के उलझे जाल में कुछ बातें और उभरी, पर असली साजिशकर्ता अभी छिपा हुआ था। बीरबल ने देखा कि कितने लोग जुड़ते और हटते रह गए। कुछ दबाव में बोले, कुछ ने अपने पदों का बचाव करने के लिए झूठ बोला। पर जो बात वो सबसे ज्यादा महसूस कर रहा था वो ये थी कि किसी ने जानबूझकर बीरबल के नाम का प्रयोग कर उसे बदनाम किया। अकबर ने अपना हर आदेश दिया, जांच जारी रहेगी, पर फैसले को जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। बीरबल की निष्ठा को परखने के लिए कईयों ने उसका मुंह देखा, पर किसी के पास सीधे सबूत साबित करने के लिए कुछ नहीं था। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये साजिश बड़ी है, ये दरबार के बाहर भी फैली है। हमें ये पता लगाना होगा कि कौन सी ताकत हमारी सीमा को तोड़ना चाहती है और क्यों। अकबर ने अपनी तलवार की खाल पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बीरबल, इस बार हम साथ होंगे, परंतु ये चेतावनी भी है। सच्चाई कहीं भी छिप सकती है, हमें धैर्य दिखाना होगा। बीरबल ने मुड़कर महल की खिड़की से बाहर देखा। बाहर शहर की गलियां शांत थी, पर भीतर एक तूफान था जो धीरे धीरे सभी दीवारों को हिला रहा था। उसकी आंखों में उस साजिश की छाया थी जो अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुई थी, और उसने मन में तय कर लिया, चाहे जो भी हो, वो सच ढूंढ कर रहेगा। महल के गलियारों में गूंज थी, पर किसी की हंसी नहीं थी। कई दिनों से दरबार पर एक काली छाया मंडरा रही थी। चोरी, झूठे दस्तावेज, नकाबपोश व्यक्ति और बढ़ता संदेह। अब सबका ध्यान एक ही बात पर था, क्या बीरबल वाकई निर्दोष है, या पूरे राज्य को हिलाने वाली साजिश में उनका नाम सच में जुड़ा है। जहां अपना अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके सामने बीरबल खड़े थे, थके हुए पर दृढ़ और शांत। अकबर बोले, बीरबल, आज या तो ये कहानी खत्म होगी या हमारी दोस्ती। अब समय आ गया है कि सच सामने आए। तुम कहो, आखिर कौन है जो हमें भीतर से तोड़ना चाहता है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, साजिश कई चेहरों में छिपी थी, पर अब सभी परतें खुल चुकी हैं। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो इन हफ्तों में मैंने देखा, समझा और साक्ष्य के साथ पाया है। और तभी दरबार का माहौल गंभीर हो गया। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। बीरबल ने अपने पास रखी एक लकड़ी की डिबिया खोली और उसमें से 2 मुहरें निकाली। एक असली, एक नकली, दोनों हूबहू एक जैसी दिखती थी। यही वह चीज थी जिसने बीरबल को अपराधी साबित करने की कोशिश की थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन दोनों में फर्क केवल एक महीन रेखा का है। ये नकली मुहर उस व्यक्ति ने बनाई जिसने हमारी राज मुहर की देखरेख का अधिकार पाया था, यानी राज मुहर अधिकारी अब्दुल रशीद। लेकिन ये उसने अपने बल पर नहीं किया, उसे इस काम के लिए किसी और ने उकसाया था। अकबर बोले, किसने? बीरबल ने कहा, मंत्री फकीरुल्लाह। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल ने आगे कहा, फकीरुल्लाह ने रशीद को पैसे और सुरक्षा का लालच दिया। बदले में रशीद ने बीरबल की मुहर की नकल तैयार की
और उस पर झूठे आदेश जारी किए, ताकि ऐसा लगे कि बीरबल ने राज्य की सीमाओं को कमजोर किया है। अकबर ने गुस्से में मुट्ठी भींची। क्यों किया उसने ये? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि उसे किसी बाहरी राज्य से रिश्वत मिली थी। वो राज्य था चांदगढ़। अकबर ने आदेश दिया कि मंत्री फकीरुल्लाह को दरबार में लाया जाए। कुछ ही पलों में सैनिक उसे बांध कर लाए। वो थका हुआ, कमजोर और घबराया हुआ लग रहा था। अकबर ने कहा, फकीरुल्लाह, बीरबल ने तुम पर गद्दारी का आरोप लगाया है। अब सच बताओ। मंत्री ने हिचकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया जहांपना, मुझे फंसाया गया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो ये देखो। उन्होंने अपने पास रखे कुछ पुराने दस्तावेज पेश किए, जिन पर फकीरुल्लाह की मुहर और हस्ताक्षर थे। लेकिन वे दस्तावेज असली नहीं थे। वे पत्र थे जो चांदगढ़ के एक व्यापारी के पास से मिले थे। उन पत्रों में फकीरुल्लाह और अली, उसका दाहिना हाथ, के बीच गुप्त संवाद लिखा था। पत्र में लिखा था, जब बीरबल पर झूठा आरोप लगेगा तो हमें उसका स्थान मिल जाएगा। चांदगढ़ का राजा हमें सोने में तौल देगा। अकबर ने क्रोध से कहा, तो ये सब सच है? फकीरुल्लाह कांपते हुए बोला, हाँ जहांपनाह, मैंने किया, लेकिन मजबूरी में। मुझे धमकाया गया था। अकबर गरजे, किसने धमकाया? मंत्री ने धीरे धीरे सिर उठाया। आपके अपने ही सलाहकार सेनापति मिर्जा खालिद। दरबार में सबका चेहरा बदल गया। सेनापति खालिद, जो सालों से अकबर का वफादार समझा जाता था, अब शक के घेरे में था। अकबर ने उसे बुलवाया। खालिद ने शांत चेहरे से कहा, जहांपनाह, ये झूठ है। मंत्री अपने गुनाह से बचने के लिए मेरा नाम ले रहा है। बीरबल बोले, अगर ये झूठ है तो इस नक्शे को देखिए। उन्होंने वो नक्शा फैलाया जो उन्हें पहले चांदगढ़ के गुप्त कमरे में मिला था। नक्शे में फतेहपुर सीकरी और आगरा के चारों दिशाओं में छोटे छोटे लाल निशान थे, और उन निशानों के पास खालिद के सैनिकों की तैनाती दिखी थी। ये क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, ये वही नक्शा है जिससे आपने अपनी सीमाएं तय की थी। लेकिन इन निशानों का मतलब है, ये वे चौकियां हैं जहां आपकी सेना कमजोर की गई, ताकि बाहरी हमले में वे टिक न सकें। खालिद ने यह बदलाव किया था, और वो भी तब जब आपने उसे पूरे रक्षा विभाग की देखरेख दी थी। खालिद चिल्लाया, ये झूठ है, ये सब बीरबल का षड्यंत्र है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर ये झूठ है तो इस पत्र को कैसे समझाएंगे? उन्होंने एक पुराना पत्र निकाला जो अली के कमरे से मिला था। उस पर खालिद की लिखावट थी, फकीरुल्लाह को कह दो कि जब बीरबल पर आरोप लगे तो मैं उसे पकड़ने की आज्ञा लूंगा। उसके बाद चांदगढ़ के सैनिक सीमा पार कर सकते हैं। अकबर ने गुस्से में उठकर कहा, मिर्जा खालिद, ये गद्दारी है। तुमने न सिर्फ मेरे राज्य से धोखा किया, बल्कि मेरे विश्वास से भी। खालिद चुप हो गया। उसकी आंखों में हार और पछतावा दोनों थे। अब सबको लगने लगा कि साजिश यहीं तक सीमित है। पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली गद्दार तो इन सबके पीछे था। फकीरुल्लाह और खालिद सिर्फ मोहरे थे। असली योजना किसी और की थी। अकबर ने पूछा, किसकी? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, एक व्यापारी, रईस अली शाह। अकबर ने माथा सिकोड़कर पूछा, वो कौन है? बीरबल बोले, वही जिसने चांदगढ़ के राजा को धन दिया और यहां दरबार में व्यापार के नाम पर रिश्वत फैलाई। उसने ही फकीरुल्लाह को लुभाया, खालिद को धन का प्रलोभन दिया और अब्दुल रशीद को धमकाया। सब कुछ उसके पैसों से हुआ। और ये सब क्यों किया गया? अकबर ने पूछा। क्योंकि वो चाहता था कि फतेहपुर सीकरी की सीमा कमजोर पड़े, ताकि चांदगढ़ का राजा यहां घुसकर राज्य का एक भाग अपने अधीन कर सके। बदले में उसे पूरे व्यापारिक करों का अधिकार मिलना था। अकबर बोले, तो फिर अब हमें उसे ढूंढना होगा। बीरबल ने कहा, वो पहले ही भागने की कोशिश कर चुका है। मैंने उसके घर की तलाशी ली और वहां मुझे ये मिला।
उन्होंने एक संदूक खोला। उसमें सोने के सिक्के, चांदी की मूर्तियां और एक पत्र था जिसमें लिखा था, अगर बीरबल जिंदा रहा तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। अकबर ने धीरे से कहा, तो यही असली दुश्मन था। अगले दिन बीरबल और सैनिकों ने रईस अली शाह के घर पर धावा बोला। वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने दरबार लगाया। रईस अली शाह को सामने लाया गया। अकबर ने कहा, तुम्हारे कारण सैकड़ों निर्दोष लोग शक के घेरे में आए। मेरा दरबार टूटने लगा। मेरे विश्वास पात्रों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अब बोलो, क्यों किया ये सब? रईस अली शाह मुस्कराया। जहां पनाह, हर आदमी धन चाहता है। मैंने वही किया जो मेरे राज्य के राजा ने कहा। अकबर बोले, तुम्हारे राजा ने? हां, चांदगढ़ का राजा। उसने कहा था, अगर बीरबल हट जाए तो अकबर की शक्ति टूट जाएगी, क्योंकि बीरबल ही तुम्हारी आंखें और कान है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब तुमने मुझे निशाना इसलिए बनाया ताकि राज्य अंधा और बहरा हो जाए? बिल्कुल। अकबर ने अपनी तलवार उठाई। अब तुम्हारा अंत होगा। पर बीरबल ने हाथ उठाया। जहां पनाह, उसे मत मारिए। इससे बस एक अपराधी मरेगा, पर उसका सबक नहीं बचेगा। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या सजा होनी चाहिए? बीरबल ने कहा, उसे और उसके साथियों को जनता के सामने पेश किया जाए, ताकि सब जाने कि विश्वासघात का अंत शर्म से होता है, न कि धन से। अकबर ने सिर हिलाया। रईस अली शाह और उसके सभी साथी जनता के सामने लाए गए। लोगों ने उन्हें पत्थरों से नहीं, अपने तिरस्कार से दंडित किया। वे उसी मिट्टी में झुक गए जिसे उन्होंने बेचने की कोशिश की थी। फकीरुल्लाह, खालिद और अब्दुल रशीद को उनके अपराध के अनुसार दंड मिला। किसी को जेल, किसी को निर्वासन और किसी को अपने पद से हटा दिया गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, राज्य की नींव ताकत से नहीं, विश्वास से बनती है। जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की, उसने खुद को मिटा दिया। फतेहपुर सीकरी में फिर से हंसी लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली और अकबर ने सबके सामने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हारा आभारी हूं। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, अगर आपका विश्वास न होता तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आता। साजिश से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और विश्वास से बड़ा कोई मित्र नहीं। उस रात बीरबल अकेले अपने कमरे में बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। उन्होंने आंखें बंद की और सोचा, कितने चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर डर छिपा होता है। कितनी आवाजें मीठी लगती हैं, लेकिन उनके शब्द जहर भरे होते हैं। उन्होंने एक कागज पर लिखा, झूठ और साजिश की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। सच देर से आता है, पर आता जरूर है। अगली सुबह वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने कहा, अब हमारे राज्य को फिर से स्थिर करना है, लेकिन इस बार सबक याद रहेगा कि सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं, बल्कि अंदर का होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब राज्य पहले से भी मजबूत है, क्योंकि अब लोग सिर्फ तलवार से नहीं, सच्चाई से डरेंगे। कई हफ्तों बाद चांदगढ़ का राजा खुद अकबर के दरबार में आया। वो अपनी गलती मानने आया था। उसने कहा, मुझे लगा था कि बीरबल को गिराकर तुम्हें कमजोर कर दूंगा, पर हुआ उल्टा। तुम्हारा राज्य और मजबूत हो गया। अकबर मुस्कराए। जिस राज्य की नींव सत्य पर हो, उसे कोई नहीं गिरा सकता। राजा ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और कहा, अब हम दुश्मन नहीं, पड़ोसी रहेंगे। और इस तरह वो साजिश, जो बीरबल को खत्म करने के लिए शुरू हुई थी, पूरे राज्य की एकता का प्रतीक बन गई। फतेहपुर सीकरी के दरबार में फिर से वही पुराना माहौल लौट आया। हंसी, संगीत, कवियों की गूंज और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अगर मैं खुद तुम्हारे खिलाफ साजिश रच दूं, तो क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
जहां पना, तब भी मैं सच खोजूंगा, क्योंकि आप भी तो मेरे अपने हैं। अकबर ठाका लगाकर हंसे। यही वजह है कि तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। और दोनों हंसते हुए बाहर निकले। सूरज ढल रहा था, पर उनके दिलों में रोशनी थी।